हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस डिज़ायर में आपका स्वागत करता हूं। मुझको जानकर या मुझे उम्मीद होगी कि आप सब जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर लिए हैं या और आने वाले समय में लोगे तो आपने अब तक उन लेक्चरों को ठीक से एंजॉय किया होगा और इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा थोड़ा अब पता चलने लगा होगा। इसके अलावा हमने कुछ समय पहले एक घोषणा की थी कि आपको 14 फरवरी के दिन एक सरप्राइज़ देंगे और उस सरप्राइज़ में हमने पहले ही बता दिया था कि 14 फरवरी को आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। और जैसा कि हमने कहा था उसी वादे को अपना पूर्ण करते हुए आज से आपकी 14 फरवरी से पॉलिटी की क्लास शुरू हो चुकी है। तो अब होगा क्या कि 2 दिन सप्ताह में वर्ल्ड ज्योग्राफी और 2 दिन ही सप्ताह में आपकी क्या आएगी, पॉलिटी की क्लास आएगी। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आसपास के आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, उनसे कहें कि अब हिमांशु सर ने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। और इतनी उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी लोग आप आर्टिकल से बच रहे थे, अनुच्छेद से बच रहे थे कि अनुच्छेद याद नहीं हो रहे थे, तो इतनी हम गारंटी लेकर चलेंगे वो अनुच्छेद आपको क्लास में ही याद होंगे। आज के लेक्चर में हम केवल और केवल पॉलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे और इंट्रोडक्शन के बाद ही हम डायरेक्ट अपना शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, यानी कि संविधान में जितने विभाग है हर एक भाग को पढ़ते चलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि एग्ज़ाम में सफल होना है तो सफल होने के केवल और केवल 2 तरीके हो सकते हैं। कि अगर आपको सफल होना है तो 2 चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एक कि आपके एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या है, दूसरा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। क्योंकि हर किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम की जो मेरिट है वो कभी भी 100% नहीं होती है। तो एक 80-20 का रूल 80-20 का रूल चलता है, जिसके अनुसार हम यदि 80% पढ़ ले तो 20% अपने आप कवर हो जाता है। और यदि हम 100% के चक्कर में रहेंगे तो हमको जो 80% पढ़ना चाहिए वो भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम इस हिसाब से पढ़ेंगे पॉलिटी कि पहले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सबको कवर कर लेंगे, और जैसे ही वो कवर हो जाएंगे तो जो लेस मोस्ट है यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है उनसे, उसके बाद हम वो वाले टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो बच्चों, अब मैं आपसे एक बार लास्ट बार रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि अगर हम अपने चैनल की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हमने देखा कि अभी भी लड़कों की जो संख्या लड़कियों की तुलना में कम है। लड़कियां जो है वो व्यापक स्तर पर क्लास लेती है, पूरी क्लास ले भी रही हैं, लेकिन लड़कों की अगर बात करें तो लड़के जो है उनका जो एवरेज है 2 मिनट के आसपास है, जबकि लड़कियों का जो एवरेज है वो 4 मिनट के आसपास है। कहने का मतलब है कि लड़के जो है वीडियो को या तो फुल स्पीड में देख रहे हैं या फिर उसको स्किप करके देख रहे हैं, जबकि लड़कियाँ हर एक छोटी छोटी चीज़ें भी उसको समझने की कोशिश करने में लगी हुई है। तो उन लड़कों से कहूँगा कि जिस प्रकार आप हर एक वीडियो को बिल्कुल ठीक से देखते हो, स्किप नहीं करते हो, चाहे वो वाली वीडियो हो चाहे वो वाली वीडियो हो, तो इसी प्रकार मैं कहूँगा कि लड़के पॉलिटी ज्योग्राफी की किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जाए। तो आज हम पॉलिटी शुरू करेंगे। तो पॉलिटी शुरू करने से पहले आपके लिए एक पहला ही क्वेश्चन है संविधान। कि पॉलिटी तो है लेकिन पॉलिटी में हम पहले पढ़ेंगे सरकार क्या, संविधान क्या है, क्या पढ़ेंगे हम कि संविधान क्या है। तो संविधान की अगर हम 2 शब्दों में बात करें या संविधान को हम परिभाषित करें तो संविधान क्या हो सकता है कि संविधान किसी भी देश का क्या है, सर्वोच्च कानून है। संविधान किसी भी देश का क्या है, सर्वोच्च कानून है, जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलता है, शासन चलता है। भाई संविधान क्या है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके आधार पर किसी भी देश का क्या चलता है, शासन चलता है। तो भाई जब शासन चलेगा तो शासन चलाने के लिए कोई ना कोई क्या होगी, कोई ना कोई संस्था तो होगी। अगर भारत में यदि इंडिया में हमें अपने देश का शासन चलाना है तो देश को शासन चलाने के लिए कौन है, सरकार है। तो सरकार कैसी है,
सरकार कैसी है, तो ये देखना कि सरकार कैसी है और सरकार को कौन चुनता है। भाई संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि सरकार किस प्रकार से नियुक्त होगी, कौन व्यक्ति सरकार में वोट करेगा या कौन व्यक्ति किस नेता को मतदान करेगा, ये सारी चीज़ें हम देखकर चलते हैं। तो पहली ही परिभाषा हमने क्या बताई कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है बच्चों, तो एक बार हम लिखे दे रहे, फिर आराम से लिख लेना, और जो हम यहाँ लिखेंगे वही आपको अपनी कॉपी में भी लिख देना है। तो संविधान क्या है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून जिसके आधार पर देश का शासन चलता है, या जिसके आधार पर देश का शासन, या फिर और कहें इसको कि संविधान वे मूलभूत कानून है जिसमें नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, जहां पर राज्य प्रमुख की शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। तो यही क्या है, जहां पर सरकार के विभिन्न अंगों को भी क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, वही क्या है, संविधान है। तो संविधान की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन जो हम समझ ले वही हल्की है। तो संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश का वह सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलता है। भाई ये बात समझ में आ गई सर। लेकिन शासन चलाने के लिए कोई ना कोई क्या होगी, संस्था होगी। तो भाई शासन चलाने के लिए कोई क्या होगी, संस्था होगी। और इसी प्रकार भारत में शासन कौन चलाएगा भाई, वो जो संस्था है, उसी संस्था का नाम क्या है, सरकार। भाई अगर हमें अपने देश का शासन चलाना है तो शासन कैसे चलाएंगे भाई, सरकार है, एक संस्था है तो सरकार चलाइए। अब ये सरकार की नियुक्ति कैसे होगी, कौन मतदान करेगा कौन नहीं करेगा, ये चीजें किसमें लिखी हुई है, किसमें, संविधान में। तो ये बात समझ, जैसे कि यदि हमें सरकार चुननी हो, भाई सरकार चुनकर कहाँ से आती है, भाई सरकार अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में सरकार तभी बनती है जब लोकसभा में क्या हो, पूर्ण बहुमत हो। जब लोकसभा में क्या मिल जाए, पूर्ण बहुमत हो। दूसरी तरफ अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में सरकार कब बनेगी, तो राज्य में सरकार तब बनेगी जब विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को क्या हो, पूर्ण बहुमत हो। अगर पूर्ण बहुमत भी ना हो तो सरकार गठबंधन की भी बन सकती है, और इसके लिए एक टारगेट फिक्स होता है। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, 552। कितनी है, 552। और यदि हम 552 का आधा कर लें तो इसके हिसाब से 51। 552 का आधा का मतलब क्या, यदि हम 51% ले लें, क्या ले लें, 51%, तो हम क्या बना लेंगे भाई, अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन ये तो अधिकतम सीटें हैं ना। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 543। इससे पहले 545 थी, लेकिन अब बात करें कितनी है, 543 सीटों पर चुनाव हुआ। तो 543 का आधा अगर हम बात करें 272, कितना हो जाएगा, 272। भाई जिस किसी भी राजनीतिक दल को 272 सीट मिल जाए तो वो क्या बना ली, अपनी सरकार। और यही सरकार क्या है, देश का क्या चलाएगी, शासन चलाएगी। और इसी प्रकार किसी भी एक राज्य को ले ले, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे राज्य हैं भाई, यूटी भी है, कुछ यूटी ऐसी जहां पर विधानसभा है। अगर उनको भी क्या मिल जाए, पूर्ण बहुमत मिल जाए। पूर्ण बहुमत का मतलब है, सिंपल याद रखना है कि सरकार कब बनेगी, जब हमें क्या मिल जाए, 51% सीट मिल जाए, तब क्या बन जाएगी हमारी सरकार। तो संविधान क्या था कि किसी भी देश का सर्वोच्च कानून जिसके आधार पर किसी भी देश का क्या चलता है, शासन चलता है। और शासन चलाने के लिए एक संस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकार, गवर्नमेंट। अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट में अलग होती है और केंद्र में अलग होगी। स्टेट में कब बनेगी, जब विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलेगा।
और केंद्र में कब बनेगी, जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन सर ये तो बता दें, लेकिन मतदान देगा कौन? अगर हम बात करें, ये सारी चीजें केवल किस में लिखी? संविधान में। आपका संविधान का एक अनुच्छेद है, हमारे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 326, ठीक है। तो 326 में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति जिसकी आयु कितनी हो 18 प्लस, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी आयु कितनी हो 18 प्लस हो, वह क्या कर सकता है? मतदान देने के योग्य है, या फिर वो किसी भी चुनाव में क्या दे सकता है? मतदान। किसी भी मतलब जहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से क्या दे सकते हैं? मत दे सकते हैं। जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, वार्ड मेंबर, चेयरमैन, इन सब में हम क्या दे सकते हैं? अपना मत देते हैं। तो यानी कि जो व्यक्ति कितने का 18 प्लस से ऊपर की आयु का हो, वह व्यक्ति मतदान दे सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इससे पूर्व जो थी मतदान की जो आयु थी वो कितनी वर्ष थी? 21। कि जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु का है, जो व्यक्ति, वो भी कहाँ का? भारत का नागरिक होना चाहिए। वो हर कोई व्यक्ति नहीं, केवल भारत का नागरिक। जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो लेकिन उसकी आयु कितनी हो 21 वर्ष, वह क्या कर सकता है? मतदान दे सकता है। तो भाई इस मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष। तो आपके लिए दो क्वेश्चन है। एक तो उस समय सरकार किसकी थी, उस प्रधानमंत्री का नाम लिखना है, और किस संशोधन के द्वारा ये किया गया, उस संशोधन को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। तो भाई यानी कि ये तो पता चल गया कि चुनाव में वोट कौन देगा, कि भारत का वह नागरिक जिसकी आयु 18 प्लस है वो मतदान दे सकता है। चलो भाई, तो सर ये तो मतदान दे सकते हैं, लेकिन सर चुनाव में कौन खड़ा होगा ये तो आपने बताया नहीं। तो भाई हर एक चुनाव के लिए आयु अलग अलग निर्धारित की गई है। हम यहाँ पर किसके लिए कितनी, अभी हम जा नहीं रहे डिटेल में, बस 3 चीज याद रखो। कहीं पर आयु कितनी वर्ष निर्धारित? 21 वर्ष, कहीं पर 25 वर्ष और कहीं पर 35 वर्ष। तो ये आयु निर्धारित की गई है। अब इन आयु निर्धारण के साथ ही साथ एक चीज ये रखी गई है कि वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है जो कौन हो? भारत का नागरिक। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज क्या है? संविधान में लिखी गई है। और संविधान में किन अनुच्छेद में लिखी गई है, जब आएंगे हम पढ़ेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून, जिसके शासन चलेगा। और शासन कौन चलाएगी? सरकार। तो सरकार की नियुक्ति के बारे में जितने भी प्रावधान है वे सारे के सारे किस में लिखे गए हैं? संविधान में। भाई संविधान में क्या कहा गया कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का है वो खड़ा हो सकता है किसमें? पंचायत में। जो व्यक्ति 35 वर्ष का है वह खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो भाई 25 वर्ष की जिसकी आयु वो किस चुनाव में खड़ा होगा? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि दूसरा क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक। तो दो चीजें तो कंफर्म हो गई कि यदि किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होना है या फिर चुनाव में खड़ा होना है तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये आयु क्या होनी चाहिए? तो वही व्यक्ति क्या हो सकता है? चुनाव लड़ सकता है। तो यहां पर दूसरी बात क्या है, फिर चुनाव में भाग कौन लेगा, इसकी भी जिक्र हमने कर दिया कि उसके लिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 प्लस। तो ये चीजें संविधान में लिखी गई है। अब जब चुनाव होता है तो वही कोई पार्टी जीतती है और सदन में सारी पार्टी मिलकर एक क्या चुन लेती है? अपना सदन का नेता। वही आपका क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री भी हो सकता है। वही आपका क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री। तो अब तो इतना समझ में आया, संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून, जिससे देश का शासन चलता है। शासन चलाने के लिए एक सरकार होगी, सरकार को देश की जनता चुनती है, देश की जनता चुनती है। और देश की जनता किसके द्वारा चुनती है? 18 प्लस। इसी को हम क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर। और बेटा किस रूप से चुनती है वो? उसको प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से। तो इतनी चीजें आपको संविधान के बारे में अब मुझे लगता है समझ में आ गया। ये तो हमने सरकार, भाई नागरिकों को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? नागरिक के संरक्षण कैसे? भाई नागरिकों का संरक्षण करना, इसलिए संविधान में एक अलग भाग बनाया गया, भाग 3। और भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। और जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी मौलिक अधिकार भी पढ़ेंगे।
इसके अलावा सरकार के अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके बारे में भी जिक्र किसमें किया गया, संविधान में किया गया, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो केवल इतना समझना है कि संविधान क्या है। तो संविधान आपको समझ में आ गया, देश का सर्वोच्च कानून, जिसके आधार पर देश का क्या चलता है भैया, शासन चलता है। और शासन चलाने के लिए एक सरकार होगी, जिस सरकार का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर देश की जनता करती है, क्योंकि सरकार बनती या तो लोकसभा के थ्रू बनेगी या फिर विधानसभा के। अगर हम राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा के द्वारा बनेगी, और लोकसभा की बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा के द्वारा बनेगी। तो संविधान आपको पता चला कि संविधान क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, संविधान तो आपको पता चल चुका, लेकिन संविधान बनता किस प्रकार है, संविधान बनता कैसे है, संविधान कैसे बनता है। क्या संविधान को बनाने की कोई विधि है, कोई नियम है, कोई कानून है, क्या कोई प्रक्रिया है? तो हाँ भाई, संविधान को बनाने के लिए संविधान दो तरीकों से बनता है। किन दो तरीकों से? एक तो बेटा आपका संविधान बनाने का तरीका होता है संविधान सभा द्वारा। यहां अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल कुछ चीजें याद रखनी है बस, ठीक है, कि संविधान दो रूपों में बन सकता है, दो प्रकार से बनता है, एक संविधान सभा द्वारा और दूसरा जो संविधान बनता है वो सम्मेलन द्वारा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम अगर अपने देश के संविधान की बात करें तो सबको पता है कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, और भारतीय संविधान का जो प्रारूप है बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया, जिसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिस प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। तो वो भी हम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आराम से, अभी केवल इंट्रो पढ़ना है। तो संविधान दो प्रकार से बन सकता है, एक तो संविधान सभा द्वारा जैसे भारत का संविधान, एक सम्मेलन द्वारा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर आपको पता होगा यूएसए की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका की, सॉरी यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो अमेरिका में 50 राज्यों का सम्मेलन हुआ, और 50 राज्यों के सम्मेलन के द्वारा ही क्या कहा मैंने, अमेरिका में 50 राज्यों, कितने राज्य टोटल, 50 राज्यों का एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के द्वारा ही हर राज्य के बीच एग्रीमेंट हुआ, और उसी एग्रीमेंट से क्या तैयार हुआ, आपका संविधान। तो आपको इतना पता चला संविधान क्या है, संविधान बनता कैसे है। संविधान दो रूपों, दो प्रकार से बन सकता है, एक संविधान सभा द्वारा और एक बन सकता है सम्मेलन द्वारा। अगर संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनता है वो आपका भारत का संविधान है, और सम्मेलन द्वारा जो संविधान बना वो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और भी संविधान है जो संविधान सभा द्वारा बने, यहाँ पर हमें कोई अभी पूरा कुछ नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का निर्माण, तो फिर तो हम डिटेल में ही जाएंगे। और इसकी शुरुआत फिर हम करेंगे अगस्त प्रस्ताव से। जिसको हिस्ट्री थोड़ी बहुत की नॉलेज होगी आधुनिक भारत की, तो उसको पता होगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या है, और वहीं से हम भारतीय संविधान की एक नींव रखने की शुरुआत होती है। उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जब पढ़ते हैं ना नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक सर्वदलीय बैठक जो हुई, वहाँ पर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वहाँ पर भी हम संविधान सभा की कुछ ना कुछ बातें हुई, तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आराम से। तो इतनी चीज़ पता चली, तो सर ये भी पता चल गया कि संविधान क्या है। संविधान दो प्रकार से बन सकता है, लेकिन सर ये तो बताओ संविधान के कुछ प्रकार भी हैं क्या? संविधान बेटा कितने प्रकार के हो सकते हैं? केवल दो संविधान के प्रकार। तो संविधान दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा सबको पता है। एक सर हमने पढ़ा लिखित संविधान, एक हमने पढ़ा लिखित संविधान, और एक सर आपका होता है अलिखित संविधान। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है आपका अलिखित संविधान। तो एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो कहने का मतलब क्या यह है कि लिखित संविधान नहीं लिखा जाता भी? क्या यही कहना चाहोगे फिर आप कि सर लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसको लिखते हैं और अलिखित संविधान ऐसा संविधान जिसको नहीं लिखते हैं? तो फिर अंतर क्या है? ये तो कोई अंतर नहीं।
अब मैं कहूँ कि ए लिखित संविधान भी लिखा जाता है, तब क्या कहूँगे? फिर परिभाषा क्या होगी उसकी? तब परिभाषा आपको क्या बतानी ये बताओ, सोचकर अपने विचार में सोचो। अगर मान लो मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता, तब आपसे अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता कि लिखित तथा अलिखित संविधान में क्या अंतर है, तो आपका जवाब क्या होना था? ये अपने मम्मी पापा या भाई बहन जिसे चाहे उसे बता सकते हो भाई, ठीक है। वो आपकी ईमानदारी है कि आप बता रहे हो या नहीं बता। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बहुत ही बेकार बात है। तो आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन। अब बाहुबली में जो माता शिवगामिनी देवी है, उन्होंने एक डायलॉग बोला कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, कि मेरा वचन ही क्या है? मेरा शासन है। और जब बात आ जाए मेरा वचन ही मेरा शासन है, अर्थात माई वर्ड इज माई लॉ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये संविधान कैसा है? ए लिखित संविधान, कि जहां पर अगर रानी का जब मन बदल जाए तब वह देश का क्या बदल सकती है? कानून बदल जाए। वहाँ यानी कि वहाँ पर जो उस देश का जो संविधान है वो देश की परिस्थितियों के आधार पर धीरे धीरे क्या होगा? बदलता रहेगा। कि रानी ने कहा कि आज मेरा ये चीज़ें संविधान में ये चेंज कर दिया तो चेंज हो गया। कहने का मतलब है संविधान, ये लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि रीति रिवाजों पर आधारित है, जिसकी कोई भी एक नियम तिथि नहीं होती, जिसको बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं ए लिखित संविधान। तो ए लिखित संविधान क्या है? सिंपल बच्चों समझो कि जो किस पर आधारित हो? रीति रिवाजों पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? रीति रिवाजों पर। तो भाई रीति रिवाजों के आधार पर अगर हम बात करें, अगर पंडित जी किन्हीं दो लोगों का विवाह करता है तो वहाँ पर जो मंत्र है वह क्या है? ए लिखित संविधान, क्योंकि रीति रिवाज पर आधारित, तो वो रीति रिवाज चलते ही रहेंगे। अगर इस प्रकार जितनी भी धार्मिक पुस्तकों की बात करें वो सब क्या है? ए लिखित संविधान में ही आएंगे, क्योंकि उसको बनाने की ना तो कोई नियम है, ना कोई प्रक्रिया है, ना ही कोई विधि है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बच्चों ए लिखित संविधान में, और तो ए लिखित संविधान की हमने क्या बताया कि ए लिखित संविधान में संशोधन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। अगर मैं मेन रीजन की बात करूं तो लिखित संविधान में जब चाहे तब क्या हो सकते हैं? लिखित संविधान में ए लिखित संविधान में जब चाहे तब क्या हो सकते हैं? संशोधन हो सकते हैं। आपका मन करे तो आज संशोधन कर दो, आपका मन करे तो कल कर। कहने का मतलब वहाँ केवल परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि अगर आज एक परिस्थिति दूसरे धर्म के खिलाफ है तो हो सकता है उसके लिए कुछ कानून बना दे। तो इसी प्रकार जो ए लिखित संविधान का जो एग्जाम्पल है, उस देश का नाम क्या है आपका? ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूके। तो यूके का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? ए लिखित संविधान है, जो रीति रिवाजों पर आधारित है, ठीक है। यानी कि मेरा वचन ही क्या है? मेरा शासन है। तो इतना याद रखना कि ए लिखित संविधान लिखा तो जाता है, लेकिन उसकी कोई क्रिया नहीं होती, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती, उसका कोई नियम नहीं होता, उसको कब लागू किया जाना ये तक नहीं पता, वो कब बना ये तक नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ए लिखित संविधान। मैं लिख रहा नहीं हूँ, आप खुद लिख लेना जी, मैं बोल भी रहा हूँ इतने 3-4 बार। तो बच्चों फिर लिखित संविधान क्या होगा? भाई सर इसका अपोजिट कर दो, यानी कि सर इसको बनाने की कोई ना कोई प्रक्रिया है कि या तो सर ये संविधान सभा से बनेगा या फिर सम्मेलन से बनेगा, तो ये लिखित संविधान है। तो सर ये कब बना, इसकी एक निश्चित क्या होगी? तिथि भी तो होगी। इसकी एक क्या होती है? निश्चित तिथि बनने की, और एक निश्चित तिथि पर ही क्या होता है? ये लागू भी होगा, और निश्चित तिथि पर किसी ना किसी बना भी होगा। यानी कि ये हमारे देश के महान महान व्यक्तियों की क्या है? दिमाग की उपज है। कहने का मतलब लिखित संविधान में एक निश्चित तिथि होती है, एक निश्चित क्या होती है? प्रक्रिया होती है। एक निश्चित तिथि पर यह बनता है, निश्चित तिथि पर लागू भी होता है। और यहाँ पर संशोधन ऐसा नहीं है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, संशोधन की भी प्रक्रिया है। और संशोधन की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। हम जब पढ़ेंगे वो अलग ही पढ़ेंगे कि सिंपल यहाँ समझो, संविधान में संशोधन एक होता है आपका साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि जहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की अगर बात करें, एक बेटा संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है भैया आपका। एक साधारण बहुमत से, जहाँ पर आपको यदि वोट मिल जाए 50+1, जहाँ पर लोग कितने हो 50+1, वो क्या है? साधारण। एक होता है बच्चों आपका विशेष बहुमत, यानी कि सदन में उपस्थित लोगों का विशेष बहुमत 2/3, विशेष 2/3 से वो पारित हो जाए। इसमें भी एक है कि एक तो 2/3 सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत 2/3 होना चाहिए, साथ ही उस समय तत्कालीन सदस्यों के मतों का बहुमत,
मतों का जो बहुमत है वो साधारण होना चाहिए, लेकिन जो उपस्थित सदस्य हैं उनका कितना होना चाहिए, लगभग 2/3 यानी कि 2/3। एक होता है बच्चों विशेष बहुमत, एक होता है आपका विशेष बहुमत, और साथ ही साथ लगभग आधे राज्य की उस पर क्या होनी चाहिए, स्वीकृति। आधे राज्य की क्या होनी चाहिए उसके लिए, स्वीकृति। तो ऐसा ही एक बिल आता बेटा आपका किसका, जीएसटी का। जीएसटी जब आई तो विशेष बहुमत तो चाहिए था, उसके लिए आधे राज्यों ने भी क्या दी, अपनी स्वीकृति दी। इसी प्रकार तभी जाकर हमारा जीएसटी क्या हुई, लागू हुई। तो जीएसटी को लागू करना कोई इतना आसान नहीं था, उसकी एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कठिनाई से इसको क्या किया गया, पास किया गया। विशेष बहुमत 2/3 होनी चाहिए। यदि हमें मौलिक अधिकार में संशोधन वगैरह करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत, मान लो यदि हमें किसी राज्य की सीमा को बदलना हो, किसी राज्य की सीमा को घटाना हो, बढ़ाना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है साधारण बहुमत की। तो ये तो आपको पता चला कि संशोधन कठिन है लिखित संविधान में, लेकिन अलिखित संविधान में मेरा वचन ही क्या, मेरा शासन। और आज मैं बोल दूं, माई वर्ड इज माई लॉ, मेरा वचन मेरा शासन है, कि बच्चों को मैं आज्ञा देता हूं कि बच्चों को पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, किसी को स्किप नहीं करनी। ये क्या है, मेरा वचन ही मेरा शासन। जैसे शिवगामिनी देवी ने बोल दिया, ठीक है, तो शिवगामिनी देवी ने जो बोला वही क्या था, संविधान था। तो राजा महाराजाओं से संबंधित रीति रिवाज वही क्या है, लिखित है, और लिखित जिसके बनाने की कोई प्रक्रिया हो, कोई क्या लागू करने का भी कोई निश्चित समय हो। तो इतना पढ़ने के बाद आज जो हम अपना टॉपिक ज़्यादा नहीं खींचेंगे, कुछ 10 से 15-20 मिनट में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शन हैं। एक बच्चा था कमेंट्स में, उसने लिखा था तेरे नाम का दीवाना। अब वो पता नहीं किसके नाम का दीवाना, हो सकता है हमारे भूपेश सर के नाम का दीवाना हो, या हो सकता है वो हमारे कैमरामैन सामने खड़े हुए हैं विनय सिंह के नाम का दीवाना हो, या वो किसी ना किसी का दीवाना हो सकता है वो आलिया भट्ट का दीवाना हो सकता है वो किसी और का दीवाना हो। तो तेरे नाम का दीवाना एक लड़के ने कहा कि सर आप संसद से शुरू करना, तो हम देखेंगे भी संसद से शुरू करेंगे या, लेकिन उसने कहा, यानी कि उसने हमारी वीडियो देखी, सिंपल इसका मतलब ये है। तो इसलिए अगर किसी और को भी बोलना है तो उस टॉपिक से शुरुआत कर देते हैं हम, लेकिन एक ही बच्चे का कमेंट आया, उसने कहा सर संसद से शुरू करो, तो संसद से शुरू करेंगे, या नहीं हुआ तो हम मौलिक अधिकार भी पढ़ा सकते हैं। तो अभी हम लिखित संविधान की अगर बात कर रहे थे, तो बच्चों आपके लिए 2 क्वेश्चन है कि देश का पहला लिखित संविधान कौन सा है, विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, इसका जवाब देना है। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, इसका भी आपको जवाब देना है। अब लिखित संविधान में जब हमने बोला कि इसको लागू करने की एक विशेष तिथि होती है और इसके बनने की भी क्या होती है, तिथि होती है, तो भारत का संविधान जिस तिथि को बना उसकी भी तो एक तिथि थी, और बड़ी ऐसा तो नहीं बना कि आज भाई कड़ी मशक्कत के बाद भारतीय महान व्यक्तियों की मानसिक या दिमाग की उपज का ही परिणाम क्या है, हमारा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान जो बना वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम क्या कह रहे थे भाई, लिखित संविधान, भारत का संविधान भी लिखित है, और लिखित संविधान की हमने एक परिभाषा क्या बताई कि लिखित संविधान की एक निश्चित तिथि होती है जिस तिथि को वो बनता है, और लिखित संविधान की एक निश्चित लागू होने की भी तिथि होती है जिस दिन वो लागू होता है। तो भारतीय संविधान भी क्या है, एक लिखित संविधान है, और जब ये लिखित संविधान है तो इसको बनाने की भी एक तिथि होगी। तो भारतीय संविधान जब बना, कब बना, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, जब हमारे देश में तारीख थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना, लेकिन लागू कब हुआ, इसको लागू करने के लिए सरकार ने 2 महीने का समय लिया, और इसको लागू जब किया, लागू करने की जो तिथि थी वो क्या थी, 26 जनवरी 1950। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया गया, और इसी 26 जनवरी को हम बनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्रता दिवस।
तो गणतंत्रता दिवस मनाने का कारण यही है कि क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना, इसलिए हम 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस बनाते हैं। तो ये जीके के 2 क्वेश्चन हुए। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान को बनाने में टोटल जो खर्चा आया वो किसी बुक में 64 लाख है, कहीं पर 65 लाख है। लेकिन जब एसएससी का एक सवाल आया तो वहाँ पर 64 लाख यानी कि 6.4 मिलियन आंसर सही दिया गया। तो कितना है भाई उसका खर्चा? 64 लाख। इतनी चीज़ें अभी आपको समझ में आई कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, कब बना, कितने महीने लगे, कितने वर्ष लगे, कितने दिन लगे, ये सब लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, ठीक है, तो उस समय भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में क्या थे? भाग थे, जिस रूप में बांटा गया। भारतीय संविधान में क्या थी? अनुसूची थी। और आपके भारतीय संविधान में क्या थे? अनुच्छेद। ये मैं बात कर रहा हूं 26 जनवरी 1950 की, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय भागों की संख्या कितनी थी? टोटल कितने भाग थे? 22 भाग। टोटल कितनी अनुसूचियां थी? 8। और कितने अनुच्छेद थे? 395। ये होता है आपका, यही क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम पूछता है कभी ना कभी वनडे एग्जाम में, मूलतः संविधान में। मूलतः संविधान में तो मूलतः संविधान में कुल 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे। ये बात है 26 जनवरी 1950 की, जब हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, भारतीय परिस्थितियां भी बदलती गई, और परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ हमारे संविधान में क्या हुए? संशोधन हुए। और ये जो संशोधन हुए, कुछ निश्चित तिथि को, कुछ निश्चित तारीख को भी हुए। अब जब ये संशोधन हुए तो संशोधन के बाद यदि हम कर ले वर्तमान की बात, तो अगर हम वर्तमान की बात करें यानी कि इन प्रेजेंट 14 फरवरी 2022 की वर्तमान समय में, अगर वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान की अगर बात करके चले तो भाई भाग कितने हैं वो आपको पता होगा, अनुसूची कितनी है वो भी आपको पता होगी, और अनुच्छेद कितने हैं ये तो मुझको नहीं पता, तो आपको क्या पता होगा? क्योंकि भाई हर एक अनुच्छेद समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अनुच्छेद में तो जितना चाहे उतना संशोधन, तो अनुच्छेद तो आपको याद करने ही नहीं है। अनुच्छेद जितने चाहे मैं याद करूँगा, चाहे 400 हो या 300 हो, 395 हो, सारे अनुच्छेद कराने की गारंटी हमारी है। अगर हम बात करें वर्तमान में तो हम इतना लिख ले हैं बस केवल कि 450 से ऊपर अनुच्छेद हैं, याद नहीं करने हैं, जितना करवाएंगे उतना याद करेंगे। अनुसूचियां 12 है और 12 की 12 अनुसूचियां आपको क्या पता होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ये याद होगी। और भाग कितने हैं? तो टोटल भाग कितने हैं? 25। तो अब ये बताओ कि जब 1950 में भाग अभी हमने पढ़े 22, लेकिन अब है 25, तो कितने भाग जोड़े गए? तो सर 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25, सर 3 भाग जोड़े गए। अगर मैं इसको कह दूं गलत तो फिर आप कहोगे सर ये तो फिर आप कितने होंगे? मैं कहूँगा 4, तो आप कहोगे सर 22 पहले थे, 4 अब जुड़े तो ये तो सर 26 हो गया, लेकिन आप तो हमें बता रहे हो 25। तो एक भाग कहाँ गया? तो एक भाग गया 14 फरवरी को किसी से मिलने। तो हुआ क्या भाई, हमारे संविधान में मूलतः बच्चों भाग कितने थे? अभी हमने बताया सर भाग थे आपके हमारे 22, लेकिन 22 भाग में से जो आपका भाग था 7th, कौन सा भाग था बच्चों? 7। ठीक है, भाग 7 को हम पढ़ेंगे क्योंकि जब हमारा देश बना उस समय राज्यों को एक समूह के रूप में डिवाइड किया गया, खंड के, खंड खे, खंड गे, खंड गे। तो इस खंड में जो खे खंड था, उस खे खंड में भाग 7 में उन राज्यों को रखा गया था।
तो इस भाग 7 को ही हमने क्या किया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, क्या किया बच्चों, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1956 के द्वारा हमने संविधान के भाग 22 भाग में से भाग 7 को हमने क्या कर दिया गया, भाग 7 को हमने बच्चों क्या किया, निरसित, जिससे क्या बोलते हैं, हमने हटा दिया। क्या कर दिया बच्चों, हमने निरसित कर दिया। और निरसित करने का मतलब अब संविधान में जो भाग बचे, संविधान में बच्चों भाग कितने बचे सर, अब बचे आपके संविधान में भाग 21। कितने बचे, 21। जब 21 भाग बचे और 4 बाद में जुड़े तो टोटल कितने हो गए, 25। तो यानी कि भाग बाद में कितने जुड़े, 4। 3 नहीं जुड़े बल्कि कितने जुड़े, 4। कौन से 4 भाग जुड़े वो भी अभी बताएंगे। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट या इसको एक बार पढ़ लो। तो भाग 22 थे, 7वें को हटा दिया, बचे 21। तो सर 25 हुए, तो इन 25 में इस 21 के बाद 4 कौन से जुड़े वो भी बता दीजिए। तो बच्चों 4 जो नए भाग जुड़े, 4 नए भाग जुड़े। और बच्चों 4 कौन से नए भाग जुड़े, इसके नाम तो आपको पता होंगे लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। आपने कभी टीचर से ही नहीं पूछा सर, या आपको पहले पता भी नहीं होगा कि 4 भाग जुड़े भी थे और एक हटा भी होगा। इतना मैं कह रहा हूं, ये चीज अभी कुछ बच्चों ने तो नहीं पढ़ी है बिल्कुल। पहला जो भाग जुड़ा बच्चों, संविधान में उस समय केवल भाग 4 था। कौन सा भाग बात कह रहा हूं बच्चों में, भाग 4। लेकिन भाग 4 में हमने संशोधन किया और भाग के या भाग कैपिटल ए, भाग के या कैपिटल ए, इसको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। और इसको जिस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा, उस समिति का नाम मेरे बच्चों किस में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो भाग 4A का जो नाम है वो क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य। क्या है बच्चों, मौलिक कर्तव्य। और ये जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा भाग, इस भाग को हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 23 कौन सा था, तो आपका जो भाग नंबर 23 है वो कौन सा, वो भी देखते हैं भाई। तो आपके संविधान में उस समय जो भागों की संख्या थी 9, भाग कौन सा था आपका, 9। और 9 भाग में हमने क्या किया, संशोधन। तो 9th भाग में हमने जब संशोधन किया तो भाग 9 का नाम हो गया 9 कैपिटल ए या 9K। हिंदी में बच्चों इसी को लिखते हैं हम, भाग 9K। और इस भाग 9K का जो नाम है वो आपको पता होगा, क्या है बच्चों, नगर पालिकाएं। क्या नाम है, नगर पालिकाएं। और नगर पालिका को जिस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वो था आपका 34th और 74th, कौन सा था बच्चों, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CAA, संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो अभी तक हमारे भाग हो गए 23 कि एक जोड़ा हमने 4K, एक जोड़ा हमने 9K का नाम है नगर पालिका, जिसको जोड़ा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर, ये जो भाग 9 है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना और जैसी अगली क्लास आएगी मैं आपको आंसर दूंगा। किस समिति की सिफारिश पर, और उस समय सरकार किसकी थी या प्रधानमंत्री कौन थे, ये 2 ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 9K के साथ
एक और भाग जुड़ा जिसका नाम क्या था, भाग 9खे, भाग 9th बी। और इस भाग 9th बी का जो नाम था वो क्या है बच्चों, सहकारी समिति, सहकारी समितियां। और ये जो सहकारी समितियां हैं जिस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई उस संशोधन का नाम हमने क्या लिखा, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो इसमें अगर कोई समिति है तो बताना, सरकार तो आपको पता चल गई होगी। अब इसके बाद भाग हो गए 24, तो 25वां भाग कब जुड़ा वो भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे जो लास्ट में जुड़ा वो याद रखना कि 25वां भाग कौन सा था। अभी हम क्रम से नहीं है, अभी केवल क्या है, हम भागों के नाम के हिसाब से चल रहे हैं, क्रम के हिसाब से वो भी बताएंगे अभी। तो लास्ट जो भाग था 25, अगर गिनतियों में हम 25वें भाग की बात करें तो वो आपका है भाग 14th ए। और 14th ए जो है उसका नाम है बच्चों अधिकरण। क्या नाम है, अधिकरण। और ये जो बच्चों आपका अधिकरण भाग है वो जिस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वो संशोधन कौन सा था आपका, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इतना आपने लिख लिया होगा। तो भाग कितने जुड़े, 4। कौन कौन सा, 4A, 9A, 9B और 14th ए, जिसको मिलाकर भागों की संख्या कितनी हो गई, 25। तो अगर हम एक लाइन में सारे भाग एक बार देख लें तो एक आपका भाग कौन सा है, एक आपका भाग है 4th ए। उसके बाद 4th ए बच्चों कब जुड़ा सर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके बाद 42 के साथ ही एक और जुड़ा 14th ए। तो 14A कब जुड़ा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बाद हमने संविधान में एक नया भाग जोड़ा 9th ए। कौन सा जोड़ा, 9A, जिसका नाम क्या था, नगर पालिका। और नगर पालिका को हमने कब जोड़ा, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और लास्ट जो भाग जुड़ा उस लास्ट भाग का नाम था 9th बी, जिसको हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो 25वां भाग कौन सा है संविधान का, तो वो कौन सा बच्चों, अगर गिनती की बात करें तो जुड़ा जो 25वें भाग के रूप में वो कौन सा जुड़ा आपका, सहकारी समिति। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान में भाग थे 22 से बढ़कर हो गए 25, 7वें को हटा दिया गया। इसी प्रकार आपकी अनुसूची कितनी थी, 8, यानी कि 4 अनुसूची जुड़ी। उसको शॉर्ट में देखते हैं, केवल कितनी अनुसूची जुड़ी, 4। कौन कौन सी, क्योंकि वर्तमान में कितनी है, 12। एक तो 9वीं अनुसूची, एक 10वीं, एक 11वीं, और एक आपकी जुड़ी 12वीं। यानी कि 4 अनुसूची नई जुड़ी। और ये 4 अनुसूची कौन कौन सी नई जुड़ी, जिसमें से एक का नाम, एक जो 9वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है, आपकी भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है आपका दल बदल कानून, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची आपकी संबंधित है पंचायत से। और 12वीं अनुसूची आपकी संबंधित है किसके, नगर पालिका से। अब किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और इसी को आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। फिर यही पहला जब संविधान का संशोधन हुआ उसी के साथ हमने क्या जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची 1951। फिर हमने संशोधन किया 52वां 52nd, और ये जब जोड़ा 1985 में, तो इसी के अनुसार संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम क्या था, दल बदल। 73 के द्वारा हमने कौन सी जोड़ी, नगरपालिका। 73 के द्वारा नगरपालिका।
और 74 के द्वारा हमने जोड़ा कौन सा, 73 के द्वारा हम जोड़ी 73 के द्वारा हमने जोड़ी पंचायत और 74 के द्वारा हमने कौन सी जोड़ी, नगर पालिका। तो ये 4 अनुसूची भी बढ़ी और 4 भाग भी बढ़े और इसी के साथ हमारे संविधान में 25 भाग 12 क्या हुई, अनुसूची। लेकिन हम सारे भाग को अभी नहीं पढ़ेंगे, केवल अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि हाँ संविधान में ये नई चीज़ें जुड़ी। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्सेस डिज़ायर, और इसका एक और चैनल भी है द सक्सेस डिज़ायर क्विज, तो उन पर ये वीडियो मिल जाएगी। अब अगली जब हम क्लास लाएंगे तो उस क्लास में हम अपना एक नया भाग पढ़ेंगे। टोटल भाग कितने हैं, 25। उस 25 भाग में से जो तेरे नाम का दीवाना है उसने भाग की एडवाइस की थी भाग 5, उस भाग 5 में ही हम पढ़ते हैं क्या बच्चों, संसद। तो इस भाग 5 के बारे में जब हम अगली क्लास में मिलेंगे उसमें बताएंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। मेरा मानना यह है यदि हम भाग 5 और भाग 6 को पढ़ लेते हैं तो लगभग पॉलिटी का 50% से ऊपर का सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपसे अनुरोध है कि आपने इस क्लास को देखने की पूरी कोशिश करें, इसको स्किप ना करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही है, साथ ही साथ अपने मित्रों से भी कहना है कि अब द सक्सेस डिज़ायर में एक नया सब्जेक्ट पॉलिटी भी शुरू हो चुका है। इतनी गारंटी दूंगा कि जैसे ही, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो थी क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है, और जैसे ही वीडियो आएगी आपकी संसद की तो संसद में इतनी नई चीज़ें सीखेंगे कि आपने अभी तक उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं होगा या वो किसी बुक में भी नहीं लिखी हुई मिलेगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल, जय भारत।